सेंसेक्स टुडे मार्केट अपडेट। टाटा सन्स पर लिस्टिंग का दबाव क्यों अहम है? 30 सितंबर की डेडलाइन। भारत में एप्पल की गहरी जड़ें। 45 कंपनियां जुड़ी सप्लाई चेन से। लूपिन करेगी विजू फार्मा का अधिग्रहण। 190 मिलियन यूरो में हुई डील। त्योहारों सीजन में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च नए रिकॉर्ड पर। सितंबर से पहुंचेगा 1.2 लाख करोड़। भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल लीडर। 30 साल की कॉलेज ड्रॉप आउट ने बनाया क्रिएटर प्लेटफॉर्म और बनी दुनिया की सबसे बड़ी युवा सेल्फ मेड बिलियनियर। कौन है मैं आपको बताऊंगा। करूर हादसा, विजय ने जताया गहरा दुख। मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख की मदद का ऐलान। ट्रंप ने टिकटॉक की वैल्यू सिर्फ 14 बिलियन डॉलर लगाई। निवेशकों ने कहा डाके जैसा सौदा। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआती हल्की बढ़त के साथ की है। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी 24,700 के ऊपर खुला, लेकिन बाजार पर दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को निफ्टी 24,650 पर बंद हुआ था, जो इसका पहला सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। अगर यह स्तर टूटता है तो इंडेक्स 24,621 और 24,533 तक जा सकता है। पिछले 10 दिनों में निफ्टी ने 800 अंकों की गिरावट दर्ज की है, जिससे निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। एचयूएल की बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 2 बिजनेस अपडेट के बाद शेयरों में 2% से अधिक गिरावट आई है। एफएमसीजी सेक्टर दबाव में है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग, अडानी इंफ्रा के साथ 5 साल के एमओयू के बाद स्टॉक में आज 12% की तेजी दिखी। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय सेना से 30,000 करोड़ का क्यूआर सैम मिसाइल सिस्टम ऑर्डर मिलने के बाद जोरदार रैली देखने को मिली है। आजाद इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में 651 करोड़ का लॉन्ग टर्म कनेक्ट्रेंट्स। शेयरों में 3% की मजबूती। समान कैपिटल F&O बैन से बाहर आते ही स्टॉक 5% चढ़ा। फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ 230 करोड़ का आईपीओ आज खुला। प्राइस बैंड 181 से 191 प्रति शेयर रहा। निफ्टी बैंक 55,000 के नीचे फिसल कर 54,500 से नीचे बंद हुआ, जिससे बैंकिंग इंडेक्स दबाव में है। रुपया 88.66 प्रति डॉलर पर खुला। शुक्रवार की तुलना में मामूली मजबूती है। ग्लोबल क्यूज, जापानी शेयर बाजार दबाव में, जबकि टोक्यो में सोनी फाइनेंशियल का स्टॉक लिस्टिंग के दिन ही 37% उछाल में आ गया। पावर और कैपेक्स सेक्टर पर निवेशकों की नजर है। विशेषज्ञ लंबे समय तक मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। कुल मिलाकर यह हफ्ता मार्केट के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑटो सेल्स डेटा, आरबीआई पॉलिसी और Q2 कॉर्पोरेट अपडेट से बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं टाटा सन्स पर लिस्टिंग का जो दबाव पड़ा है क्यों अहम है। 30 सितंबर की डेडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को 30 सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का आदेश दिया है। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी घोषित किया है और नए नियमों के तहत ऐसी कंपनियों को 3 साल के भीतर पब्लिक होना जरूरी है। लेकिन टाटा स्ट्रट्स, जिनके पास 66% हिस्सेदारी है, ने साफ कहा कि कंपनी का अनलिस्टेड रहना जरूरी है और वो होना भी चाहिए। टाटा सन्स का तर्क है कि अभी उसकी प्राथमिकता सेमीकंडक्टर और एविएशन जैसे पूंजी गहन क्षेत्रों में निवेश करना है, न कि मजबूरी में लिस्ट होना है। दूसरी ओर अगर लिस्टिंग होती है तो इससे शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप 18.37% हिस्सेदारी को भारी राहत मिलेगी और शेयर होल्डर्स को नई लिक्विडिटी मिलेगी। इस विवाद ने टाटा सन्स और आरबीआई को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है और अब सबकी नजर इस ऐतिहासिक फैसले पर है कि आखिर क्या होगा। बात करते हैं भारत में एप्पल की गहरी जड़ों की। 45 कंपनियां जुड़ी है पूरी सप्लाई चेन से। एप्पल ने भारत में अपनी सप्लाई चेन को तेजी से बढ़ाया है और अब करीब 45 कंपनियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जिसमें इनमें बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ साथ 20 से ज्यादा एमएसएमईज भी हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 3.5 लाख नौकरियां पैदा की हैं। आईफोन बनाने वाली 5 फैक्ट्रियों के अलावा इन कंपनियों ने रोजगार में भी बड़ी भूमिका निभाई। वर्तमान में हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है और यही से दुनिया भर में निर्यात हो रहा है। पिछले 4 सालों में भारत से आईफोन का उत्पादन 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिसमें से 76% 34 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है। इससे 2025 में स्मार्टफोन भारत का नंबर 1 निर्यात उत्पाद बन जाएगा।
चीन पर निर्भरता घटकर भारत में घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने की कोशिश न सिर्फ एप्पल के लिए रणनीतिक है बल्कि भारत के लिए भी रोजगार और तकनीक ट्रांसफर का बड़ा अवसर माना जा रहा है। भारतीय दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन ने घोषणा की है कि वह नीदरलैंड्स की वीजू फार्मा का अधिग्रहण करेगी। इस लेन देन में एक्सटर्म स्थिति इस स्पेशलिटी फार्मा कंपनी का एंटरप्राइजेज वैल्यू 190 मिलियन यूरो आंका गया है। वीजू फार्मा, जो जीएचओ कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी की पोर्टफोलियो कंपनी है, ने आंखों से जुड़ी बीमारियों के लिए करीब 60 ब्रांडेड उत्पादों का पोर्टफोलियो तैयार किया है। कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से ड्राई हाइव, ग्लूकोमा, आईलाइट और हाइजीन, ब्लैक फॉरेस्ट, रेटिनल हेल्थ और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सेगमेंट्स पर केंद्रित है। इसकी मजबूत मौजूदगी इटली, यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोप के प्रमुख बाजारों में है। ल्यूपिन ने बताया कि यह अधिग्रहण उसकी सब्सिडरी नैनोमीबीवी के माध्यम से एक कार्य किया जाने वाला है। कंपनी का मानना है कि वीजू फार्मा के पोर्टफोलियो से यूरोप में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर ऑर्थोलॉजी नेत्र चिकित्सा के कारोबार को गति मिलेगी। बात करते हैं त्योहारों सीजन की। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च ने एक नया रिकॉर्ड पर अपने आप को सितंबर से पहुंचाएगा 101.2 लाख करोड़ तक। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स ने इस बार ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अनुमान है कि सितंबर 2025 में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का मूल्य 1.15 से 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन का रिकॉर्ड 22 सितंबर को पहली बार 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च दर्ज किया जाता है। वहीं इन दिन तक जब जीएसटी रेट्स लागू हुए थे तो नवरात्रि की शुरुआत के साथ त्योहार शॉपिंग पीक पर रही। YOY तुलना 26 सितंबर तक ही खर्च 1.03 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, जो पिछले साल अक्टूबर के 1.06 लाख करोड़ के करीब है। अब यही आसान है कि नए रिकॉर्ड को छूने की स्थिति में हो चुका है। डेबिट कार्ड खर्च में गिरावट की भी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन डेबिट कार्ड पेमेंट्स इस बार कमजोर रहे। अक्टूबर 2024 में जहां 14,300 करोड़ की खर्च हुई थी, वहीं इस बार यह अब तक का केवल 11,000 करोड़ ही है। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि लोग ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए डेबिट से क्रेडिट कार्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम का विस्तार, बैंकों और ब्रांड्स को ब्रांडेड कार्ड्स, साथ ही रुपए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स ने इस बदलाव को तेज कर दिया है। हालांकि यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन त्योहारी सेल्स के दौरान इस पर असर दिखाई देगा। 22 सितंबर को यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम महीने का दूसरा सबसे कम स्तर था। महीने के पहले 10 दिनों में रोजाना लगभग 670 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, लेकिन सेल्स के दिनों में यह घटकर 640 मिलियन पर आ गया। ट्रांजैक्शंस वैल्यू भी सामान्य रहे, 1 लाख करोड़ से ऊपर रहती है, जबकि सेल्स के दौरान यह घटकर लगभग 80,000 करोड़ रही। दरअसल फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के डिस्काउंट्स मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ऑफर्स पर आधारित रहते हैं, इसलिए ग्राहक यूपीआई की बजाय कार्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड खर्च में सेल्स दिनों में प्रतिदिन 5,000 करोड़ की अतिरिक्त बढ़त देखी गई, लेकिन यूपीआई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि 5,000 करोड़ का अंतर भी उसके लिए सिर्फ 5% का उतार चढ़ाव है। तुलना करें तो क्रेडिट कार्ड्स का सामान्य मासिक ऑनलाइन खर्च 95,000 करोड़ रहता है, जबकि यूपीआई एक दिन में ही स्तर को पार कर देता है। त्योहारी शॉपिंग सीजन ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जबकि यूपीआई पर इसका सीमित असर दिखा। यह बदलाव भारत में कंज्यूमर्स बिहेवियर और कार्ड आधारित डिस्काउंट स्ट्रेटजी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। बात करते हैं भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल लीडर। क्यों, कैसे, कहा, मैं आपको समझाता हूं। भारत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग का वैश्विक नेतृत्व संभालने की ओर बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी मजबूत भौगोलिक स्थिति, कम लागत पर उत्पादन क्षमता और सरकारी समर्थन के कारण भविष्य में इससे हाइड्रोजन आपूर्ति के रूप में उभर सकता है। सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 19,744 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक हर साल 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन और वैश्विक व्यापार में 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला हाइड्रोजन हाईवे लॉन्च किया, जिसमें लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे।
साथ ही सरकार ने 100 करोड़ की स्कीम भी शुरू की, जिसके तहत स्टार्टअप्स को हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और उपयोग से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 5 करोड़ तक की मदद की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में दुनिया में आगे लेके जाएगा। 30 साल की कॉलेज ड्रॉप आउट ने बनाया क्रिएटर प्लेटफॉर्म और बनी दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर। कौन? मैं आपको बताता हूं। लूसी गियो सिर्फ 30 साल की उम्र में पासिस नामक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तेजी से बढ़ते प्लेटफॉर्म की संस्थापक बनी। जून 2025 में फोर्ब्स ने उन्हें उसमें युवा सेल्फ मेड बिलियनियर के रूप में नामित कर दिया। उनके नेटवर्थ का आंकलन USD 1.25 बिलियन लगभग 1.15 लाख करोड़ किया गया है। लूसी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने कार्नेगिया मेलोन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन कंप्यूटर्स इंटरेक्शंस पढ़ा, लेकिन डिग्री पूरी होने से सिर्फ 1 साल पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। 2011 में उन्हें थियल फेलोशिप मिली, जिसमें पेपैल के को-फाउंडर पीटर थियल युवा यूनिवर्स को $2 लाख की राशि देकर कंपनियों की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इसी मौके ने उनके करियर की दिशा बदल दी। कॉलेज छोड़ने के बाद लूसी ने अपनी पहली कंपनी स्केल AI की स्थापना की, जिसे बाद में मेटा ने अधिग्रहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पासिस लॉन्च की, जो कंटेंट क्रिएटर्स को अपने ऑडियंस और इनकम बढ़ाने में मदद करता है। लूसी का मानना है कि किसी भी सफलता के लिए थोड़ी पागलपन और बहुत आत्मविश्वास जरूरी है। उनका कहना है कि कॉलेज के शुरुआती सालों में शिक्षा और नेटवर्किंग का अनुभव भविष्य में सह संस्थापक, कर्मचारी और जीवन भर के मित्र खोजने में मदद करता है। लूसी की कहानी यह दिखाती है कि साहस, मेहनत और सही अवसर अनपरंपरागत फैसलों की असाधारण सफलता से बदल सकती है। बात करते हैं करूर हादसे की। विजय ने जताया गहरा दुख। मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख की मदद का ऐलान किया है। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में राजनीतिक और फिल्म जगत दोनों को हिलाकर रख दिया। 27 सितंबर को हुई इस घटना में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। रैली के लिए प्रशासन ने जहां 10,000 लोगों की अनुमति दी थी, वहीं करीब 27,000 लोग पहुंच गए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्टेज के पास पेड़ पर चढ़े समर्थक नीचे गिरे और इसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। टीवी के अध्यक्ष और एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस विजय ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए कहा, यह आपके लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं जानता हूं कि इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती, फिर भी मेरा कर्तव्य है इस कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहूं। विजय ने मृतकों के परिवारों को 20 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही अस्पतालों में अपने कार्यकर्ताओं को मदद के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और PM नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लगने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर हालात को देखते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। सेवानिवृत्त जज अरुणा जगदीशन इस जांच की अगुवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने भी राज्य से रिपोर्ट मांगी है और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बात करते हैं ट्रंप के। टिकटॉक की वैल्यू सिर्फ $14 बिलियन लगाई। निवेशकों ने कहा डाके जैसा सौदा। अमेरिका से टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के US बिजनेस की कीमत सिर्फ $14 अरब बताई है। अब यहाँ विवाद ये है कि पहले इसकी वैल्यू करीब $40 अरब मानी जा रही थी, यानी ये अनुमान लगभग 3 गुना कम हो गया। टिकटॉक अमेरिका में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसके पास 170 मिलियन यूजर्स हैं, जो हर साल $10 अरब से ज़्यादा की कमाई करता है। ऐसे में निवेशकों का कहना है कि ट्रंप का आंकड़ा बहुत कम है और टिकटॉक की असली कीमत को दर्शाता नहीं है। ऑरेकल और सिल्वर लेक जैसी कंपनियां अगर खरीदती हैं तो उनके लिए ये एक सस्ता सौदा होगा, लेकिन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस और उसके निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये पूरी डील अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं और चीन से जुड़े मुद्दों के बीच हो रही है। इसलिए आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि टिकटॉक आखिर अमेरिका में बिकाया कैसे जाए और ये बिकेगा कैसे। आप देख रहे थे बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे खास एपिसोड में और बताएंगे आपको क्या है मार्केट अपडेट।